हेलो हेलो वेरी गुड इवनिंग। एक बार मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या मैं लाइव आ चुका हूँ। फिर हम उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करते हैं माय डियर। यस यस यस, आई एम लाइव। तो आ जाइए बेटा, सारे बच्चे एक बार के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम अपने पास आज के ज़बरदस्त सेशन की शुरुआत करने वाले हैं बेटा। यस, हेलो बेटा। वन इज देयर अभिषेक, वो तो बहुत पहले आए थे। पुनंजे बेटा हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार नमस्कार। एक बार से सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर ले। हेलो बेटा, गुड इवनिंग यशी बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, फटाफट से सारे बच्चे जरा ज्वाइन कर ले, फिर हम अपने पास आज के सेशन को शुरू करेंगे। और आप सभी को पता है, कुणाल बेटा वेरी गुड इवनिंग, नीरज बेटा गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी बच्चों के, क्या हाल चाल है? हाँ जी, कैसे हैं सारे बच्चे, फटाफट से बताएंगे। तो हम आज के सेशन को शुरू करेंगे, इसके जस्ट थोड़ी सी देर बाद हम शुरू करने वाले आज के सेशन को। गुड इवनिंग टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग इन द सेशन। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, सबका मैं स्वागत करता हूं बेटा आज के सेशन में। कुणाल बेटा कह रहे बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, क्या बात है। हाँ जी, सो आप सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए? आप सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए? यस सर, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने अपने पास सेशन आपका लगाया था और हमने अपने पास कुछ चीज़ें सीखी थी। आज भी हम अपने पास आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ें बेटा सीखेंगे अपने पास। हम अपने पास न्यू चीज़ें आज सीखेंगे। हाँ जी, सो जो बच्चे पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपको प्रणाम, मेरा भी सबको प्रणाम। मैं भी सबका स्वागत करता हूँ, मेरा भी सबको फिर से प्रणाम नमस्कार। हाँ जी, गुड इवनिंग शाइना बेटा। आ जाए एक बार के लिए सारे बच्चे जरा आ जाए। हाँ जी, फटाफट से ज्वाइन कर ले जरा सारे बच्चे, फिर हम अपने पास बस शुरू कर रहे हैं अगले 1 मिनट में और। यस यस यस, गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी, आई डिड नॉट वॉच फर्स्ट लेक्चर, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। जितना मैं अभी कराऊंगा उतना मेरे साथ कर लेना अभी। जितना मैं अपने साथ कराऊंगा अभी उतना मेरे साथ करना। और जो पिछले वाला है रिवाइज भी कराऊंगा अभी आप लोगों को। गुड इवनिंग बेटा, चलो। हाँ जी, जो बच्चे मेरे साथ पहली बार बेटा जुड़ रहे हैं, जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग वैभव बेटा। उन बच्चों को मैं चढ़ा थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं और ऑल्सो अबाउट द अनअकैडमी। फिर हम आज के जबरदस्त सेशन को बेटा शुरू करेंगे। सो मैं आप लोगों का दोस्त सरस स्वागत करता हूं बेटा आज के सेशन में। सीए नितिन गोयल, एजुकेटर एट अनअकैडमी फॉर सीए इंटर अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स। 10 साल से ज्यादा मुझे हो चुके हैं सीए बने, और मुझे गर्व है इस बात का बेटा बिल्कुल कि मैंने सीए डिग्री को चुना था। और 3 साल मैंने अप्रोक्सीमेटली काम किया था आईटीसी लिमिटेड में, दैट वाज अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। एंड 7 साल से ज्यादा हो गए मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। नाउ इसके बाद बेटा, आप सभी बच्चों ने अगर अभी तक टेलीग्राम का जो चैनल है अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज इसे कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन बेटा मिलते रहे। हाँ जी, शाम से वेट कर रहा था इस लेक्चर का, क्या बात है राहुल बेटा। बेटा एट अनअकैडमी 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस और इकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। पर यहाँ पर जो बच्चों को नोट्स मिलते हैं बेटा, वो मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में। वो मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स। और आइकॉनिक के अंदर प्लस वाली सारी चीजें, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा है, पर्सनल गाइडेंस रहती है यहाँ पे। देन स्टडी प्लानर होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल बेटा मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस होते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा टेस्ट भी लास्ट में कराए जाते हैं, विच इज चेक बाय दी टीचर, जो होते हैं वो लोग आपके पास करते हैं। देन बैचेस आर अंडर गोइंग ऑफ ऑल दी फैकल्टीज। मेरे भी बैचेस शुरू हुए हुए, रेगुलर बैच फॉर सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स फॉर नंबर 21, और फास्ट ट्रैक भी अकाउंट्स का बैच है बेटा। तो अगर आप उनमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। सो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आपका कब का अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। जनरली अगर नवंबर का है तो 3 मंथ्स, अगर अगले साल वगैरह में फॉल करा तो बेटा 12 मंथ्स तक की। अगर आप बेटा मेरा कोड अप्लाई करते हैं सीए नितिन, कोई इसमें 5-10 आगे कुछ नहीं है, तो यू विल गेट 1 is 10% ऑफ आप लोगों को बेटा मिलेगा। और साथ के साथ आपको 12 मंथ्स वाली सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है, और 24 मंथ्स वाली में बेटा 3 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री रहती है। तो ऑब्वियसली अगर जिनका अगले साल अटेम्प्ट है वो 12 वाली ऑप्ट करते हैं तो दे विल गेट 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन।
मेरा कोड याद रखिए बेटा, CA नितिन, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। साथ के साथ हर संडे बेटा एक कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़ दी जाती है और 40 क्वेश्चंस आपके 60 मिनट्स में रहते हैं। इस संडे आने वाले 1 अगस्त को बेटा जो है इंटरमीडिएट के बच्चों का होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा आप अपने पास जरूर आइए। 12 बजे बेटा होता है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप जीतोगे नहीं पर सीखोगे तो कुछ, एटलीस्ट अपीयर करेंगे तो कुछ तो सीख के ही जाएंगे ना बेटा, कुछ तो हम सीख के ही जाएंगे। देन द कॉम्बो ऑफर्स आर देयर, जैसे मैंने बोला 12 के साथ बेटा 2 मंथ्स एक्स्ट्रा है और 24 के साथ 3 मंथ्स होता है। एंड सभी बच्चों ने अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज बेटा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है बेटा, ताकि आप लोगों को मेरे सारे स्पेशल क्लासेस के बारे में पता चल जाए, मेरे बैचेस के बारे में पता चल जाए, और मैं आप लोगों की लाइफ में किसी भी प्रकार से बेटा चेंज ला सकूं, इन टर्म्स ऑफ आप लोगों की मदद कर सकूं, गाइड कर सकूं इन योर दिस प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग सीए। इन प्रोसेस ऑफ योर क्लियरिंग सीए मैं आप लोगों की मदद ही करना चाहता हूँ। सर टेलीग्राम लिंक बेटा अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 आपके पास और ग्रुप 2 है बेटा, टेलीग्राम का लिंक। हाँ जी, वेटिंग फॉर आईपीसीसी रिजल्ट्स बट स्टिल ज्वाइन योर क्लास। क्या बात है रोहन बेटा, शाम से वेट कर रहे थे बच्चे, क्या बात है। चलो जी, क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? अब हम पढ़ाई शुरू करें बेटा आज की, क्या हम अपने पास आज के सेशन को शुरू करें? यस सर, हम आज के सेशन को अब शुरू करते हैं बेटा, हम आज के सेशन को अब शुरू करते हैं। सो हमने कल अपने पास एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू मैंने कराया था बेटा अमेलगमेशन का, और अमेलगमेशन के चैप्टर में अभी मैंने आपके साथ पहली क्लास में क्या सिखाया था उसे फटाफट से रिवाइज करेंगे, उसे फटाफट से रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा चैप्टर का नाम अमेलगमेशन जरूर है, चैप्टर का नाम अमेलगमेशन जरूर है। यस बेटा, आपको इनरोल करना पड़ता है, वो संडे को आपके पास होता है, ठीक है, 12 बजे। नो, आपके पास बेटा चैप्टर का नाम अमेलगमेशन जरूर है, पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज अ वाइडर टर्म। हम जब भी रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बदलाव की बात करते हैं, रिवाइवल की बात करते हैं तो दो प्रकार से होता है बेटा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में बेटा कंपनी बंद नहीं होती, वो एक सेपरेट चैप्टर है, अलग से कराया जाता है, आने वाले समय में वो भी कराऊंगा। और एक्सटर्नल का मतलब है बेटा यहां पर क्या होगी, कंपनी बंद होती है जो पुरानी वाली। यहां पे 3 तरीके से होता है। एक होता है बेटा अमेलगमेशन, अमेलगमेशन में क्या सिखाया था बेटा, दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलकर एक न्यू कंपनी बन रही है, एक मिलन हो रहा है, एक मिलन हो रहा है दो कंपनियों का, वो कहते हैं एक और एक 11 होते हैं। तो रिसोर्सेज आपके पास, एसेट लायबिलिटीज इकट्ठे हो रहे हैं, हम कल को अपने पास और बेटर तरीके से करेंगे, दोनों कंपनियों के रिसोर्सेज जुड़ जाएंगे। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड बनकर क्या बन गई बेटा, जेड लिमिटेड बन गई, एक न्यू कंपनी बनी, एक न्यू कंपनी बनी। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या था बेटा, एब्जॉर्प्शन में था एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने एक एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद लिया। मैंने मारुति सुजुकी का एग्जांपल की बात की थी अमेलगमेशन में, एब्जॉर्प्शन मैंने कहा था, फ्लिपकार्ट मिंत्रा वाली बात आपके साथ की थी। तो एब्जॉर्प्शन में न्यू कंपनी नहीं बन रही, न्यू कंपनी नहीं बन रही, पर एक चलती हुई कंपनी एक चलती हुई कंपनी को खरीद रही है, टेक ओवर कर रही है। और एक था बेटा रेजिडुअल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो बंद हो गई और उसके बदले उन्होंने एक नए नाम से बिजनेस खोल लिया, उसको सारे एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए, एक न्यू कंपनी बन गई। एक्स लिमिटेड से क्या बन गई, वाई लिमिटेड बन गई। क्या पुरानी कंपनी हमेशा बंद होगी? यस। क्या जो दूसरी वाली है वो हमेशा न्यू है? नहीं बेटा, एब्जॉर्प्शन में न्यू नहीं होती, वो एग्जिस्टिंग होती है। पुरानी वाली को क्या क्या नाम बोलते हैं बेटा, पुरानी वाली को क्या क्या नाम बोलते हैं सर? ओल्ड कंपनी, वेंडर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, अलग अलग नामों से जानते हैं। और जो खरीदने वाली है उसे क्या बोलते हैं सर? परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। अब इसके बाद बेटा मैंने आपको कहा था कि जब दो कंपनियां आपस में मिलकर एक हो रही है या एक कंपनी दूसरी को खरीद रही है, तो उस केस के अंदर जिस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा जाता है दैट इज नोन एज द परचेज कंसिडरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास चैप्टर में। अगर ये ठीक है तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक ठीक हो जाता है, और इसी पे हमने कल काफी समय लगाया था बेटा, इसी से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था और क्वेश्चन भी कराए थे। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जिस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा, क्या चीज देखनी है, क्या दिया या किसको दिया, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्या इंपॉर्टेंट है, क्या दिया या किसको दिया? सर इंपॉर्टेंट चीज है किसको दिया। एनीथिंग विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी इज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। हम ये कहना चाहते हैं दोनों कंपनियों के बीच में बेटा एक ही कॉमन पॉइंट है, दैट इज द कंसिडरेशन। जिस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा, जिस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा, दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन बेटा। सो एनीथिंग विच इज, चाहे शेयर्स है, चाहे डिवेंचर्स है, चाहे कैश है, चाहे कोई और एसेट्स है,
परचेजिंग कंपनी दे रही है, खरीदने वाली कंपनी दे रही है किसको, मालिकों को दे रही है, शेयर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी, इक्विटी और प्रेफरेंस। और यहां पर बेटा इसको लेके दो मेथड्स आपके पास सिखाए थे, एक है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या है, जो ऊपर अभी बताया, जो ऊपर अभी आपको बताया, विच इज जो भी सामान शेयर होल्डर्स को दिया ऑफ द ओल्ड कंपनी वो परचेज कंसिडरेशन है। पर अगर ये मेथड नहीं लगेगा, अगर ये मेथड नहीं लग पा रहा तो क्या करेंगे सर, तो हम लगाएंगे नेट एसेट मेथड। और नेट एसेट में क्या है, जोन जोन सी चीजें खरीद रहे हैं, हर चीज की एसेट माइनस लायबिलिटीज करा, टेकन ओवर वैल्यू पे करेंगे। एट टेकन ओवर वैल्यूज बेटा करते हैं एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज बेटा टेकन ओवर वैल्यू पे आपके पास आ जाएगा। और अगर टेकन ओवर वैल्यू मैंने बोला था गिवन नहीं है, इफ नॉट गिवन, तो क्या ले लेंगे, कंसीडर बुक वैल्यू, जितने पे दिख रहा है, जितने पे दिख रहा है वो ले लेंगे। अगर वो टेक ओवर हो रहा है तो आपके पास, अगर ये नहीं दे रखी टेकन ओवर वैल्यू, तो बुक वैल्यू ले लेंगे। और आउटसाइडर लायबिलिटीज में क्या डिबेंचर आएंगे, यस सर वो भी आउटसाइडर लायबिलिटी, नेवर गेट कंफ्यूज। मैं बार बार डिबेंचर्स को लेके इसलिए बोलता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए। इसके अंदर क्या नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व सरप्लस और लॉसेज नहीं आते, कैपिटल रिजर्व सरप्लस और लॉसेज नहीं बेटा आते आपके पास। तो ये चीजें हमने बात की थी। साथ में मैंने क्या बोला था, अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर डिबेंचर्स दिए गए हैं पुरानी कंपनी, बेसिकली डिबेंचर दिए जा रहे परचेजिंग कंपनी के द्वारा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी, तो क्या वो आएगा, यस, क्योंकि किसको दिया जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। पर अगर शेयर्स दिए जा रहे टू द डिबेंचर होल्डर्स, वो नहीं आएगा। परचेज कंसिडरेशन में वही चीजें आएगी जो कि शेयर होल्डर्स को सामान दिया जा रहा है। और इसके लिए गवर्निंग स्टैंडर्ड भी बताया था, कौन सा है बेटा हमारा, साथ के साथ स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा, विच इज एएस नंबर 14। एएस नंबर 14 ये डेफिनेशन देता है। क्या यहां तक हमें सारी चीजें समझ आ गई थी। हमने इससे रिलेटेड बेटा मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया, आरटीपी का भी करा दिया था, आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी साथ साथ करा दिए थे। परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे बेटा आपके पास, 4 क्वेश्चन थे वो हमने करे थे। यस सर ये हो गया था। अब बेटा हमें अपने पास क्या चीज सीखनी है, हमें अपने पास क्या चीज सीखनी है बेटा, ये लॉसेस रिजर्व्स कैपिटल बेटा ये तो पुरानी कंपनी के है, फायदे नुकसान है, जो शेयर्स है वो तो नई कंपनी अपने शेयर, देखिए ना पुरानी कंपनी की कैपिटल थोड़ा ना उठ के जाएगी। जब भी आप ये बोलते हो किसी का बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, तो बिजनेस ट्रांसफर होने का मतलब क्या होता है सर, उसके एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज, पैसा जो शेयर होल्डर ने पुरानी कंपनी में लगाया हुआ था वो थोड़ी ना उठ के चला जाएगा, बात समझे। तो ये आपके पास हमेशा एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटीज ही तो उठ के जाएगी। यस सर क्लियर है बात। अब बेटा मेरे पास चैप्टर में समझने की कोशिश करना, मेरे पास चैप्टर में समझने की कोशिश करना बेटा। एक आपके पास है माय डियर स्टूडेंट्स परचेजिंग कंपनी, जिसे मैंने ट्रांसफरी कंपनी बोला, और एक है ओल्ड कंपनी। इन दोनों के बीच में एक ही लिंकेज है, और वो लिंकेज है बेटा परचेज कंसिडरेशन, वो लिंकेज है परचेज कंसिडरेशन। दोनों कंपनियों के बीच में एक ही आपके पास लिंकेज है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। अब मुझे क्या सीखना है, मैंने परचेज कंसिडरेशन आपको सिखाया बेटा, अब मुझे इस कंपनी की बुक सीखनी है, और एक मैंने बेटा इस कंपनी की बुक सीखनी है। मतलब कि सर जो परचेजिंग कंपनी है वो अपनी किताबें कैसे बनाएगी, उसके पास बिजनेस उठ के आ रहा है पुरानी कंपनियों का, वो कैसे अकाउंटिंग करेगी, और जो पुरानी कंपनी है जो क्लोज हो रही है, जो बंद हो रही है, उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी। मैंने आपको चैप्टर में ये दो चीजें सिखानी है, बस बात मेरी समझिए। अब बेटा यहां पर परचेजिंग कंपनी में कैसे अकाउंटिंग होगी, वो पहले इस चीज पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनेंगे, कि जो उनके बीच में खरीदने का इवेंट हुआ वो नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेज है। मैंने क्या बोला, फिर से बताएंगे मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मेरी अकाउंटिंग कैसे होगी परचेजिंग कंपनी की किताबों में, ये इस पे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेज है। सर ये क्या होता है बेटा, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 जो है वो कहता है कि आपके पास अकाउंटिंग डिफरेंस हो जाएगा, अकाउंटिंग में फर्क आ जाएगा अगर मर्जर का है कि परचेज का है बेटा। पर पुरानी कंपनी की बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वहां आपके पास
मर्जर है या परचेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क सिर्फ किसके लिए देखना है, परचेजिंग कंपनी के लिए देखना है। तो अभी हमारा कुछ दिन तक जो मुद्दा रहने वाला है वो मैं आपको किताबें सिखाने वाला हूं बेटा परचेजिंग कंपनी की। मैं आपको किताबें बेटा सिखाने वाला हूं परचेजिंग कंपनी की। और परचेजिंग कंपनी की किताबों के लिए पहले हमें क्या चीज सीखनी है बेटा, पहले हमें बेटा सीखना है हमें कि नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेज है। ओके सर, सर तो ये मर्जर और परचेज कैसे पता चलेगा। लो बेटा, हमारे लिए मर्जर और परचेज पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें अपने पास कुछ कंडीशंस दी है एएस नंबर 14 ने। और ये आपके पास बहुत पॉपुलर थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर का आता है। हर 2 से 3 अटेम्प्ट बाद बेटा ये क्वेश्चन आता है, हर 2 से 3 अटेम्प्ट बाद। अगर ये हमें क्लियर हो जाएगा तो हमें वैसे ही दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो बात समझिए, कहता है नेचर ऑफ मर्जर, या इसे हम एक और चीज बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसकी कुछ कंडीशंस दी है बेटा 5। अगर पांचों की पांचों कंडीशंस पूरी होगी तो मर्जर बनेगा। मैंने क्या बोला, ऑल 5 कंडीशंस पूरी होगी, ऑल 5 तो मर्जर बनेगा। अगर एक भी वायलेट होगी बेटा तो परचेज हो जाएगा। तो मर्जर होने पे फर्क कैसे पड़ेगा वो अभी सिखाऊंगा, एंट्रीज अभी सिखाऊंगा। पर पहले ये सिखा रहा हूं कि एंट्रीज में फर्क पड़ने से पहले ये तो जान लो कि कब मर्जर होगा और कब परचेज होगा। ठीक है बात। तो हमें अपने पास क्या सीखना है कि जो उन दोनों कंपनीज आपस में खरीद रही है एक दूसरे को जैसे भी है, उसमें मर्जर हो रहा है कि परचेज हो रहा है। तो बेटा क्या कंडीशन है, पहला ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। मैं कीवर्ड्स को सर्कल करता जाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, पुरानी कंपनी की सारी चीजें उठ के आ रही है। एक भी ऐसा एसेट या एक भी ऐसी लायबिलिटी नहीं है जो उठ के नहीं आ रहा। पर सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता कि सब कुछ ही उठ के आएगा। तो बेटा मैंने कब मना किया, मैं ये कह रहा हूं कि मर्जर होने के लिए सब कुछ आना चाहिए, नहीं तो वो परचेज बन जाएगा। बात समझना मेरी, मैं मर्जर की कंडीशन कह रहा हूं। तो नेचर ऑफ मर्जर कब बनेगा, देन अगली चीज है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट सेम वैल्यू दैट इज एट बुक वैल्यू। सर आपने कल अपने पास मेथड सिखा रहे थे आप, नेट एसेट मेथड। हम एसेट लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज कर देते हैं ना। हम 1 लाख की चीज को 120 पे ले आते हैं, 90 पे ले आते हैं, हम ला तो सकते हैं। मैंने कब मना किया, फिर से कह रहा हूं मर्जर होने के लिए सेम वैल्यू पे आएगा। मर्जर तभी होगा अगर सारी चीजें सेम वैल्यू पे आएगी, मतलब जिस वैल्यू पे पुरानी पे दिख रही थी कंपनी में उसी वैल्यू पे न्यू पे दिखेगी बेटा। मर्जर कब बनेगा, अगर सेम वैल्यू पे आएगा, मतलब बुक वैल्यू पे आएगा। एक्सेप्शन है एक छोटी सी, वो आपके लिए चाहे रेलिवेंट नहीं है। परचेजिंग कंपनी चेंज कर सकती है एसेट लायबिलिटीज को टू फॉलो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। एग्जांपल ले देता हूं, चैप्टर में कहीं आता नहीं। मान लीजिए बेटा पुरानी कंपनी अपने स्टॉक की जो वैल्यूएशन करती है वो फीफो मेथड के हिसाब से करती है, और जो खरीदने वाली कंपनी है वो वेटेड एवरेज मेथड लगाती है स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। अब जब पूरा अपने पास परचेजिंग कंपनी खरीद रही है तो उसे सेम पॉलिसी पे लाने के लिए उसकी स्टॉक की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो फीफो लगाता था, मैं वेटेड एवरेज लगा रहा हूं। तो अगर उस पॉलिसी सेम करने के लिए अगर किसी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा वो परमिटेड है, पर वैसे हमेशा सारी चीजें सेम पे आएगी। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है परचेज कंसिडरेशन में हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही देंगे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स है आपके पास जो है उनको इक्विटी शेयर्स ही देंगे। हाँ जी, तो आपके पास यहां पे मैं क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप इक्विटी शेयर्स ही देंगे सिर्फ। तो सर आपने कल बोला था शेयर होल्डर्स को कुछ भी दे सकते हैं, आपने तो क्वेश्चन कराया था कैश भी दिया जा रहा था वहां पे। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं वो नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही देने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही देने, तो ही मर्जर बनेगा। अगर आप उनको मान लीजिए कैश दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। मर्जर होने के लिए कंडीशन है, ठीक है। इसकी एक एक्सेप्शन है अगेन, परचेजिंग कंपनी कैश दे सकती है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। सर इसका क्या मतलब हुआ, बेटा याद करो मैंने जब कल क्वेश्चन करा था, कई बार स्कीम होती है परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए, हर 5 के बदले हम 4 शेयर देंगे, हर 6 के बदले हम 2 शेयर देंगे, ऐसे होता है ना लिखा हुआ।
अगर वहां पे वो डेसिमल में शेयर आ गए तो क्या आप डेसिमल में शेयर दे सकते हो फ्रैक्शन में? आंसर इज नो, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन फ्रैक्शंस। तो बेटा अगर शेयर्स फ्रैक्शन में नहीं दे सकते आप, तो उस पार्ट के लिए अगर कैश देना पड़ रहा है तो वो परमिटेड है, उस पार्ट के लिए कैश देना पड़ रहा है तो वो परमिटेड है आपके पास। बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए याद रखना कि ये 3 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। अगले 2 थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम नहीं आते। सेम बिजनेस इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द परचेजिंग कंपनी, मतलब कि जो पुरानी कंपनी बिजनेस कर रही है वही सेम बिजनेस परचेजिंग कंपनी कर रही है, जो पुरानी कंपनी कर रही है वही सेम बिजनेस परचेजिंग कंपनी कर रही है। और आखिरी है, शेयर होल्डर जिनके पास कम से कम 90% फेस वैल्यू है पुरानी कंपनी में शेयर्स, वो नई वाली में भी शेयर होल्डर बन रहे हैं। मतलब पुरानी कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर नई वाली में शेयर्स लेके आ रहे हैं, उन्हें भी अपने पास शेयर्स मिलके वो शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, वो कम से कम 90% वाले शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। तो बेटा 5 कंडीशन है, क्या कोई भी एक कंडीशन बोलिए कि पांचों बोलिए? सर पांचों बोलिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए 3 ध्यान रखना, सब कुछ आ रहा है, बुक वैल्यू पे आ रहा है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। उसके अलावा सेम बिजनेस और कम से कम 90% शेयर होल्डर्स नई में भी शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। पांचों पूरी है तो मर्जर है, एक भी वायलेट हो गई तो बेटा वो नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। अगर एनी ऑफ द कंडीशन इन मर्जर इज वायलेटेड तो वो क्या बन जाएगा? नेचर ऑफ परचेज। तो बेटा पहले तो मेरे साथ ये बात समझेंगे, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग इस चीज पे बेस है, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग इस चीज पे बेस है कि मर्जर है कि परचेज है, इसलिए मुझे पहले आपको यह समझाना जरूरी था कि मर्जर और परचेज बनता कब है। ठीक है सर, जो अमाउंट पे करते हैं वो भी क्या बुक वैल्यू पे ही खरीदते हैं? बेटा वो नेट एसेट मेथड इज अ सेपरेट थिंग, ये मर्जर के लिए बात अलग हो रही है, मर्जर और परचेज। मतलब वैसे बोल रहा हूं, जब भी नेट एसेट मेथड लगता है ना तो वो नेचर ऑफ परचेज हो जाता है बेटा एक बार के लिए। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसमें एसेट लायबिलिटी की अलग अलग वैल्यू लगा दी, और जैसे ही आपने उसकी कुछ और वैल्यू लगाई तो वो नेचर ऑफ परचेज बन गया। आप हमेशा क्वेश्चन में देखेंगे नेचर ऑफ मर्जर तब होगा जब नेट पेमेंट मेथड लगा होगा, जब नेट पेमेंट मेथड लगा होगा। अब ये छोटी छोटी चीजें अभी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, डोंट वरी, क्लियर होनी शुरू हो जाएगी बेटा। ठीक है हाँ जी, क्या ये कंडीशन समझ आई है बेटा आपको? क्या ये कंडीशन समझ आई है? यस सर, ये कंडीशन हमें समझ आ गई। ठीक है अच्छा, नाउ सर हमें आप ये सिखाइए कि एंट्रीज क्या डलती है। तो बेटा मेरा आज का सेशन बड़ा आराम से सुनेंगे और समझेंगे। मैंने आज आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराना, पर जो आज करा रहा हूं ना उससे आगे आने वाले दिनों में जितने क्वेश्चन कराने वाला हूं वो उसी पे बेस है। तो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस बेसिकली पूरी सीरीज का, जिसके अंदर मैं आपको बुक सिखाने जा रहा हूं। किसकी? परचेजिंग और ट्रांसफरी कंपनी की, जो परचेजिंग कंपनी है, जो खरीदने वाली बेटा कंपनी है। क्योंकि अगर ये हमें क्लियर है तो आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं आनी। अब जब बेटा मैं किसी का बिजनेस खरीदता हूं, जब मैं बेटा किसी का बिजनेस खरीदता हूं, तो बेटा याद करो, आप एक +2 में ना एंट्री करते थे जब आप किसी का बिजनेस खरीदते थे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेटा वहां पे आपको जनरली सिखाया जाता था, आप एंट्री क्या डालते थे? एसेट्स टू लायबिलिटीज टू वेंडर, और आप फिर वेंडर को शेयर्स दे देते थे, या शेयर्स या डिवेंचर जैसे भी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली बेटा ये वेंडर अकाउंट कैंसिल ही हो जाने ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो नेट एंट्री क्या आ रही है? एसेट्स आए, लायबिलिटीज आई, और उसके बदले शेयर्स वगैरह दिए, डिवेंचर दिया, कैश दिया। ठीक है, एंट्री तो बेटा हमारे पास यही होती है, एंट्री तो बेटा हमारे पास यही होती है ना, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है ना? सो मैं अपने पास क्या बात बोल रहा हूं कि हमारे पास जो बेटा, हमारे पास जो है, हमारी चीज क्या रही है? एसेट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैं इसी एंट्री को 3 हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूं, यहां पे 3 हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूं। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, आप ये 2 एंट्रीज पहले करा करते थे, अब मैं इसको 3 एंट्रीज में बेटा तोड़ने जा रहा हूं। वो 3 एंट्रीज क्या है? पहली एंट्री आएगी बेटा बिजनेस परचेज टू वेंडर, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड।
हाँ जी बेटा, अब हमें अपने पास ये जानना पड़ेगा कि वो मर्जर है कि परचेज है बेटा। क्वेश्चन में पढ़ के पता चल जाएगा, सो डोंट वरी डोंट वरी, पता चल जाएगा आपको। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग वन थिंग। मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ अपनी तरफ से। हाँ जी, मर्जर और परचेज में किसी का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेंगे। मैं एक छोटी सी चीज जो है करेक्ट कर दूं जरा तब तक। पेन, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ बेटा, फिफ्थ पॉइंट समझाता हूँ, डोंट वरी, फिफ्थ पॉइंट समझाता हूँ। बेटा फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इजी, फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इजी, अभी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो, आ जाओ, समझो मेरे साथ, आ जाओ। हाँ जी बेटा, आपके पास पांच कंडीशंस थी। पांच कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन आपके पास थी सारे एसेट लायबिलिटी जा रहे, सब कुछ आपके पास बेटा बुक वैल्यू पे जा रहा है, सिर्फ शेयर्स दे रहे इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर सेम बिजनेस है और पुरानी कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स नई कंपनी में शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेटा इक्विटी शेयर्स ही दे रहे थे ना, मैंने कहा था, पर फ्रैक्शनल पार्ट आपके लिए कैश दे सकते थे। तो एक तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, और सारे के सारे आपके पास शेयर होल्डर्स बन के आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर ऑप्टिंग फॉर कैश, बात समझिए। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट एक तरीके से 10% से ज्यादा नहीं हो सकता अगर आप स्क्रीन फ्रेम कर रहे हैं। ये आपके पास बात आ रही है, ठीक है सर। अब मैं आपको बेटा ये चीज समझा रहा था कि हमारे पास एंट्रीज कुछ इस प्रकार से बेटा डलती है। बेटा सब कराऊंगा, डोंट वरी। बिजनेस परचेज टू वेंडर, फिर आपकी अगली एंट्री आती है एसेट्स टू लायबिलिटीज। मैंने इसी एंट्री को बेटा तीन एंट्रीज में तोड़ दिया, टू बिजनेस परचेज, और फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल डिबेंचर्स वगैरह जो भी दे रहे। अब हुआ क्या, आज तक आप अपने पास बेटा वेंडर को क्रेडिट और वेंडर को डेबिट करके खत्म कर देते थे। तो नेट एंट्री बेटा वही है, एसेट टू लायबिलिटीज टू जो भी आप दे रहे। अब मैंने इसी को तीन हिस्सों में तोड़ दिया। मैं एक और अकाउंट बीच में ले आया, बिजनेस परचेज, जिसे डेबिट और क्रेडिट कर दूंगा। वेंडर को क्रेडिट और डेबिट करके खत्म कर दिया। नेट एंट्री बेटा वही है, जो आज तक आप दो एंट्रीज डालते थे, मैं उसे यहां पे तीन एंट्रीज में तोड़ रहा हूं। हम इसे अपने पास तीन एंट्रीज में बेटा तोड़ रहे हैं। तो ये आपके पास कैसे बनेगी? सबसे पहले, अब मेरे साथ बेटा ध्यान से समझते चले। सबसे पहले आपके पास बेटा एंट्री आती है, जब आपका बिजनेस जो खरीद रहे हैं आप, उसकी एंट्री क्या बनेगी? मैंने बोला बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। सर अकेला वेंडर क्यों नहीं लिखा? अकेला वेंडर क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि आप कंसिडरेशन जो दे रहे हैं, पुरानी कंपनी जब बंद होती है ना, उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो आप कंसिडरेशन उसके हाथ में थमाओगे। तो इसलिए आप ड्यू लिक्विडेटर के नाम पे कर रहे हो। अब ड्यू किसके नाम पे कर रहे हो? लिक्विडेटर के नाम पे बेटा कर रहे हो ड्यू। तो इसलिए क्या आ रहा है? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। और ये एंट्री किससे आएगी? परचेज कंसिडरेशन से। और परचेज कंसिडरेशन कैसे निकली होगी बेटा? या नेट पेमेंट से या नेट एसेट से, याद रखिए जो कल सिखाया था। फिर अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आ रहे हैं वेंडर कंपनी के। अब यहां पे फर्क पड़ जाएगा कि मर्जर है कि परचेज है। पहला केस अगर परचेज है बेटा,
अगर बेटा परचेज है, अगर बेटा परचेज है तो हमारी एंट्री आती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक एक करके इंडिविजुअली एट टेकन ओवर वैल्यू। टू लाइबिलिटीज आई एक एक करके एट टेकन ओवर वैल्यू। टू बिजनेस परचेज, ये जो बेटा डेबिट किया था ये यहां पे क्रेडिट होके बेटा खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने अभी को पहले बोला था ये डेबिट और क्रेडिट करके खत्म हो गया। अब इस एंट्री का अगर डिफरेंस आता है बेटा तो क्या बनता है, जो आप आज तक सीखते हैं, डेबिट में आए तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व। डेबिट में आए तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो बेटा कैपिटल रिजर्व। सर ये क्या हुआ, बेटा बात समझने की कोशिश करना मेरी थोड़ी सी ध्यान से। विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कराता हूं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कराता हूं बेटा। अब आपके पास मैं एग्जाम्पल सिखाने जा रहा हूं नेचर ऑफ परचेज में एडजस्टमेंट केस, कुछ समझेंगे बेटा। मान लीजिए कंपनी वाई लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दिया, फिक्स एसेट 700, करंट एसेट 300, आपके पास 500 रिजर्व सरप्लस और क्रेडिटर। परचेज कंसिडरेशन हमारी नेट पेमेंट मेथड से निकली है, नेट पेमेंट मेथड से निकली है, और वो निकली है हमारे पास 750 या तो केस 1 में, या मैं कहता हूं 550 केस 2 में। अब आप एंट्री क्या डालोगे, जब आपके पास सारे एसेट लायबिलिटीज आ रहे हैं तो एंट्री क्या डालोगे, व्हाट विल बी द एंट्री। सर हम एंट्री डालेंगे, फिक्स एसेट्स डेबिट करेंगे जितनी आपके पास टेकन ओवर वैल्यू, मैं कहता हूं ये बुक वैल्यू पे एक बार के मान लीजिए बुक वैल्यू पे, तो फिक्स एसेट्स आपके पास डेबिट हो रहे हैं 700 से। करंट एसेट्स बेटा आपके पास आ रहे हैं कितने से, 300 से। टू लायबिलिटीज आ रही है बेटा, क्रेडिटर्स आ रहे हैं कितने से, 400 से। अब टू बिजनेस परचेज कितना डालेंगे, सर टू बिजनेस परचेज डालेंगे 750। अब बताइए गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा। बेटा गुडविल और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व का मतलब है मैं जितनी वर्थ के उसके एसेट्स ला रहा हूं उसके बदले में उसे कंसिडरेशन ज्यादा दे रहा हूं कि कम दे रहा हूं। अगर मैं उसे कंसिडरेशन ज्यादा दे रहा हूं तो मैं किस नाम के दे रहा हूं, सर मैं उसे गुडविल के नाम के दे रहा हूं, तो मैं गुडविल डेबिट कर दूंगा। मतलब कि मैं नेट में अगर देखूं तो 700 प्लस 300 माइनस 400, 600 के नेट एसेट के बदले 750 देने की बात कर रहा हूं, तो बेटा डिफरेंस आ गया गुडविल डेबिट में 150। ये बात क्लियर हुई, हमारे पास अगर ज्यादा दे रहा हूं तो गुडविल हो गया, और अगर यही आपके पास बेटा मैं कम दे रहा हूं, यही बेटा मैं आपके पास अगर कम दे रहा हूं तो आपके पास क्या बनेगा, फिक्स एसेट्स 700, करंट एसेट्स 300, टू क्रेडिटर्स 400, टू बिजनेस परचेज 550। अब क्या आएगा बेटा, अब क्या आएगा, अब क्या आ रहा है हमारा, सर अब हमारा डिफरेंस ना क्रेडिट में आ रहा है, और जो डिफरेंस बेटा क्रेडिट में आएगा उसे क्या बोलेंगे, सर कैपिटल रिजर्व। इट इज माई कैपिटल प्रॉफिट, इट इज माई कैपिटल प्रॉफिट। बेटा ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अब बात समझिए, मैं 600 के नेट एसेट्स लेके आ रहा हूं, उसके बदले अगर ज्यादा दूंगा तो बेटा गुडविल हो गया, कम दूंगा तो कैपिटल रिजर्व हो गया। कम दूंगा तो कैपिटल प्रॉफिट आ गया, कैपिटल प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल लॉस कहां जाता है बेटा, गुडविल में। ये आपके पास डिफरेंस बेटा क्रेडिट का डिफरेंस आ गया, वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। सर पर परचेज कंसिडरेशन तो नेट पेमेंट से निकली है, अगर नेट एसेट से आती है तो क्या तो भी फर्क होगा, बेटा आपके सामने है, ये लो एग्जांपल। अब आप सोचो और मुझे बताओ, आपके पास परचेज कंसिडरेशन हम निकाल रहे हैं नेट एसेट से, और नेट एसेट में कैसे निकालते थे, एक एक एसेट को इंडिविजुअली ऐड करते थे माइनस एक एक लायबिलिटी को, टेकन ओवर वैल्यू या बुक वैल्यू जैसे भी था, ठीक है। अब मान लीजिए फिक्स एसेट्स की वैल्यू 800 लगाई, करंट एसेट्स की 400 लगाई और क्रेडिटर की 300 लगाई, तो बेटा मेरी परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी बताओ, परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी इस केस में, अगर नेट एसेट मेथड से लगाता हूं। सर नेट एसेट से लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और परचेज कंसिडरेशन बनेगी 900। तो परचेज कंसिडरेशन अगर 900 बढ़ेगी तो आपकी एंट्री आ रही होगी फिक्स एसेट्स 800, करंट एसेट्स 400, टू क्रेडिटर्स
300 टू बिजनेस परचेज 900। सर यहां डिफरेंस नहीं आया, यहां डिफरेंस नहीं आया बेटा। उसमें आपके पास परचेज मेथड में आपके पास सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ परचेज में जिस वैल्यू पे टेक ओवर किया, और अगर वैल्यू टेकन ओवर गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू, ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। जो एसेट लायबिलिटीज जा रहे हैं बेटा आपके पास, वो किस पे आएंगे, टेकन ओवर वैल्यू, अगर नहीं दिया तो बुक वैल्यू, नेचर ऑफ परचेज में। ठीक है बात। अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात तो सर यहां डिफरेंस नहीं आएगा गुडविल या कैपिटल सब, सोचो सोचो, क्या डिफरेंस नहीं आएगा गुडविल या कैपिटल सब? सर अगर आपका कंसिडरेशन खुद नेट एसेट से निकली है, कंसिडरेशन खुद नेट एसेट से ही निकली है, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके, तो फिर डिफरेंस कैसे आ जाएगा? फिर डिफरेंस थोड़ी ना आ जाएगा आपके पास, फिर डिफरेंस कहां से आ जाएगा? कंसिडरेशन खुद तो निकली है, सारे एसेट्स या टेकन ओवर वैल्यू या लायबिलिटीज माइनस कर दिया टेकन ओवर वैल्यू, और अगर किसी की गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू, तो हमारा डिफरेंस फिर नहीं आ सकता बेटा, हमारा डिफरेंस नहीं आ सकता, ये बात याद रखना। वो सेम ही तो है, वो खुद ही तो वैसे आ रहा है, तो उस केस में डिफरेंस कैसे आ जाएगा? तो ये आपके पास जो है हमने बात करी। अगर कंक्लूजन पे आता हूं, अगर नेचर ऑफ परचेज है बेटा तो एंट्री क्या बनी, एसेट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस जाएगा गुडविल या कैपिटल सब में। पर पता है डिफरेंस आएगा कब? डिफरेंस आएगा ही तभी अगर आपके पास परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट से आई होगी। अगर परचेज कंसिडरेशन बेटा खुद नेट एसेट से आई है तो उस केस में डिफरेंस कैसे आ जाएगा? फिर डिफरेंस नहीं आएगा। क्या इतनी बात आपके पास हुई? क्या इतनी बात बेटा समझ आई है कि डिफरेंस जो है वो गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है? वो तभी आ रहा होगा अगर परचेज कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड है। बेटा नेट एसेट में तो डिफरेंस ही कैसे आ जाएगा? नेट एसेट में तो डिफरेंस ही कैसे आ जाएगा? वो आ ही नहीं सकता, वो आ ही नहीं सकता आपके पास। ये बात हमें यहां पे क्लियर होती है? यस सर, हमें ये बात तो यहां पे क्लियर हो जाती है। अब ये बेटा नेचर ऑफ परचेज था, ये नेचर ऑफ परचेज था। सर अगर ये नेचर ऑफ मर्जर हो, एंड माय डियर स्टूडेंट्स एक बात मेरी हमेशा ध्यान से रखना और सुनना मेरी बात, कोई भी चीज जब लाइफ में पहली बार करते ना थोड़ी अटपटी लगती है, सो प्लीज मेरे साथ बियर करना। कुछ चीजें न्यू है आप लोगों के लिए, कोशिश करना उसे सुनते रहना, बीच मझधार में मत भाग जाना। मैं बड़े आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूं केसेस ले लेके समझाने की। अगर ये क्लियर हो गया दिक्कत नहीं आएगी बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करना। एंड जब बार बार रिपीट करेंगे ना और मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, सो अपने आप दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा। हम यहाँ पे जंग लड़ने आए, भागने नहीं आए यहां से। हाँ जी, अगली चीज आती है बेटा नेचर ऑफ मर्जर। हाँ जी अभिषेक बेटा, अगर आपकी कंसिडरेशन ही नेट एसेट से आई है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, वहीं से बिजनेस परचेज में जो वैल्यू डली थी कंसिडरेशन की, तो अगली एंट्री में डिफरेंस कैसे आ जाएगा बेटा? डिफरेंस तो तब आता ना अगर कंसिडरेशन किसी और तरीके से निकली है और एसेट लायबिलिटीज किसी और तरीके से वैल्यू करे है। जब वो आया ही एसेट माइनस लायबिलिटीज करके, तो डिफरेंस किस बात का? क्वेश्चंस कल कराए थे मैंने इससे लेके। हाँ जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर नेचर ऑफ मर्जर है, अगर नेचर ऑफ मर्जर है तो नेचर ऑफ मर्जर में क्या होगा? सर नेचर ऑफ मर्जर में सारे एसेट्स आ रहे हैं, सर बुक वैल्यू पे आएंगे। यस बेटा, मर्जर में क्या बोला था? सारी चीजें आएगी, सब कुछ आएगा, एक भी एसेट एक भी लायबिलिटी नहीं छोड़ेंगे, और बुक वैल्यू पे आएगा। सारी लायबिलिटीज आएगी, अगेन किस पे आएगी? बुक वैल्यू पे आएगी। रिजर्व्स भी आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ऊपर में रिजर्व्स उठ के नहीं आते, पुरानी कंपनी के रिजर्व्स उठ के नहीं आते नेचर ऑफ परचेज में, कभी भी नहीं आते। एक एक्सेप्शन है बताऊंगा, एक एक्सेप्शन है बताऊंगा, बट रिजर्व्स उठ के नहीं आते। पर मर्जर में रिजर्व्स भी उठ के आ रहे हैं, क्योंकि वो दो कंपनियों का मिलन ही तो है, सब कुछ तो आ रहा है, सेम वैल्यू पे आ रहा है, तो रिजर्व्स भी उठ के आपके पास आते हैं। रिजर्व्स जो उसने आज तक कमाया हुआ है वो भी यहां पर आपके पास एक बार के लिए आ रहा है। टू बिजनेस परचेज विद परचेज कंसिडरेशन। हाँ जी बेटा, एसेट्स के अंदर क्या कैश बैंक नहीं आता? कैसी कैसी बातें कर रहे हो पुनंजे बेटा, क्या एसेट्स में कैश बैंक नहीं होता? अब मैं क्या एक एक एसेट का नाम लिखूं बेटा? यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सब कुछ आएगा ना बेटा।
एसेट्स में सब कुछ आएगा बेटा, लाइबिलिटीज में भी सब कुछ आएगा, सारी लाइबिलिटीज आएगा। मैंने तो एक का भी नाम नहीं लिखा, मैंने क्या बोला, सिर्फ एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज। हाँ जी, तो रिजर्व्स बेटा आपके पास उठ के आ रहे हैं यहां पर, वो भी बुक वैल्यू पे आएंगे और एडजस्टमेंट भी उसी में होगी, एडजस्टमेंट भी रिजर्व्स में ही होगी। सर एडजस्टमेंट का मतलब बेटा जो इस एंट्री का डिफरेंस है ऊपर किस में लेके जा रहे थे, सर ऊपर लेके जा रहे थे या गुडविल या कैपिटल रिजर्व। इसमें डिफरेंस कहां डालेंगे बेटा, इसमें डिफरेंस डालेंगे आप अपने पास किसमें, रिजर्व्स में डालेंगे। इसमें डिफरेंस किसमें डालेंगे, रिजर्व्स में डालेंगे। तो बेटा मेरे साथ यहां पे समझने की कोशिश करिए, अब मैं आपके लिए अलग अलग यहां पे केस लेके आ रहा हूं, बात समझने की कोशिश करना बेटा, बात समझने की कोशिश करना मेरे साथ। चलो अब यहां पे आपके लिए बेटा केस है एक, देखो बैलेंस शीट दे रखी है बेटा वाई लिमिटेड की, बैलेंस शीट है वाई लिमिटेड की, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, क्रेडिटर, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स भी है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट भी है। परचेज कंसिडरेशन मैंने अलग अलग ले ली, 540, 620 और 470। अब मेरी इस केस में एंट्री बताने की मुझे मदद करिए कैसे होगी। सर यहाँ पे सब कुछ आना है, बुक वैल्यू पे आना है, तो फिक्स एसेट्स डल रहे होंगे, कितने पे डल रहे होंगे सर, 700 पे। करंट एसेट्स भी डेबिट हो रहे होंगे, कितने पे आ रहे होंगे, 300 पे। टू क्रेडिटर्स भी आ रहे होंगे बेटा, टू क्रेडिटर्स भी आ रहे होंगे, कितने के, 400 के। टू रिजर्व्स भी आ रहे होंगे, पर रिजर्व्स को ना बेटा ब्रैकेट में लिखना 100। पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट भी रिजर्व्स में होनी है, एडजस्टमेंट भी रिजर्व्स में होनी है। और टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज कितना है, 540 है। बिजनेस परचेज कितना है, 540 है, बिजनेस परचेज कितना है, 540 है बेटा। अब एंट्री का डिफरेंस देखो बेटा क्या आएगा, एंट्री का डिफरेंस देखो क्या आएगा। सर डेबिट में 700 है प्लस 300 है, 1000 है। क्रेडिट में 540 है प्लस 400 है प्लस 100 भी है, तो डिफरेंस 40 का डेबिट में आ रहा है। तो क्या ये 40 का गुडविल लिख दे हम लोग, क्या ये 40 का गुडविल लिख दे बेटा, क्या बोला अभी, ये नेचर ऑफ मर्जर है और नेचर ऑफ मर्जर में गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं है, एडजस्टमेंट बेटा रिजर्व्स में ही करनी है, इसी 100 में करना है। तो 100 में क्या करेंगे सर, 100 में 40 माइनस कर देंगे, 100 में 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा बाहर, 60 आ जाएगा बेटा, बाहर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा बेटा। तो आपके पास यहाँ गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आता, एडजस्टमेंट रिजर्व्स में ही करनी है, और रिजर्व्स उठ के आ रहे हैं, चाहे प्लस होना है चाहे माइनस होना है, रिजर्व्स में होना है। सर क्या यहाँ पे सब कुछ आ रहा है पुरानी कंपनी का, बेटा सब कुछ आ रहा है, सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटीज और सेम वैल्यू पे आ रही है, रिजर्व्स भी उठ के आ रहे हैं। सिर्फ क्या नहीं आ रहा सर, शेयर कैपिटल नहीं आ रही, क्योंकि उसके बदले हम अपने शेयर्स देंगे, शेयर कैपिटल नहीं आ रही, उसके बदले हम अपने शेयर देंगे। तो सर इस एंट्री का जो डिफरेंस है, इस एंट्री का जो डिफरेंस है, हम ये एडलेस करने की बजाय हम एक आसान तरीके से निकालने की बात करें, बोलो बेटा। सर वो आसान तरीका है, आप पुरानी कंपनी की शेयर कैपिटल जो है उसको कंसिडरेशन के साथ ही अपने पास टैली कर लो, क्योंकि सब कुछ तो है। तो 500 को 540 के साथ कंपेयर किया तो 40 का डिफरेंस आ गया ना बेटा, 40 का डिफरेंस आ गया बेटा। ललिता बेटा बिल्कुल रिवैल्यूएशन, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार बेटा, मर्जर कब होगा, जब वो 5 कंडीशन पूरी होगी। और वो 5 कंडीशन में पहली ही कंडीशन क्या थी, सब कुछ आ रहा है, बुक वैल्यू पे आ रहा है यार। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, जो किताबों में दी है। रिवैल्यूएशन की बात ही चली गई बेटा, हमें मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, जो किताबों में दिख रहा है उस वैल्यू पे आ रहा है। बात समझो बेटा, तभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट कराया मर्जर और परचेज कब है। अब ये सिखा रहा हूं अगर मर्जर है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। अगर हमें यही क्लियर नहीं है कि मर्जर कब होता है, मर्जर की क्या कंडीशन है, फिर बेटा आप यहां पे डाउट खाओगे। तभी पहले 10 मिनट किस पे लगाए, मर्जर कब बनता है, बात समझे, मर्जर कब बनता है। हाँ जी अभिषेक बेटा, लॉसेस भी आएंगे, रिजर्व्स मतलब क्या है, प्रॉफिट लॉसेस सब कुछ आना है बेटा। हाँ जी अगला केस, सर अगर कंसिडरेशन 620 है, अगर कंसिडरेशन 620 है बेटा, तो यहां पर बेटा क्या आ रहा होगा, फिक्स एसेट्स लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूं 700,
करंट एसेट्स लिख रहा हूँ 300, टू क्रेडिटर्स भी लिख रहा हूँ 400, टू रिजर्व्स भी लिख रहा हूँ और वो ब्रैकेट में डालूंगा, टू बिजनेस परचेज भी लिख रहा हूँ 620। अब यहां पे डिफरेंस क्या आएगा बेटा, रिजर्व्स में पहले से ही आपके पास 100 पड़ा है, रिजर्व्स में पहले से ही 100 पड़ा है। अब डिफरेंस क्या आएगा बेटा, सर डिफरेंस आएगा इस एंट्री का 500 वर्सेस 620। आप चेक कर लो डिफरेंस बेटा आपका 120 बनेगा, डिफरेंस आपका 120 बनेगा। बार बार आप बच्चे अगर गुडविल लिखेंगे बेटा गलत हो जाएगा, डिफरेंस आपका 120 बनेगा, बस इतना बोलो, गुडविल मत लिखो बेटा डिफरेंस, क्योंकि गुडविल में नहीं जाना, रिजर्व्स में एडजस्ट होना है, रिजर्व्स में एडजस्ट होना है बेटा। तो यहाँ पे 120 के डिफरेंस में से 100 तो बेटा रिजर्व से एडजस्ट हो गया, तो रिजर्व्स बन के नील, रिजर्व्स बन के नील बेटा, रिजर्व्स बन के नील, बात समझो मेरी, रिजर्व्स बन के नील। अब बाकी 20 का और बचा, तो बेटा रिजर्व्स को ही डेबिट कर दो, रिजर्व्स को ही डेबिट कर दो बेटा 20 से, बात समझने की कोशिश करो, रिजर्व्स को ही डेबिट कर दो बेटा 20 से। मैंने क्या बोला, बात समझो मेरी बेटा, आपके पास जो भी एडजस्टमेंट होनी है वो रिजर्व्स में होनी है, जो भी एडजस्टमेंट होनी है वो रिजर्व्स में होनी है। और रिजर्व्स के अंदर मैंने क्या बोला, आपके पहले केस में मैंने उतना लिया माइनस जितना उसके विद इन बच रहा था, अभी भी वो तीनों केस के अलावा कोई और केस कभी बनेगा नहीं, आपके पास माइनस हो गया अभी भी वो बच रहा है। अगले में डिफरेंस जितना दिख रहा है उससे ज्यादा का आ गया, तो बेटा जीरो दिखा दो और बाकी डेबिट कर दो। और लास्ट केस है अगर 470 है, यहां तो बेटा आसान हो जाएगा, यहां बेटा आसान हो जाएगा। फिक्स एसेट्स दिख रही है बेटा 700 के, करंट एसेट दिख रहे हैं बेटा 300 के, क्रेडिटर दिख रहे हैं बेटा 400 के, रिजर्व्स दिख रहे हैं बेटा आपके पास ब्रैकेट में 100 के, ब्रैकेट में अभी 100 के, और टू बिजनेस परचेस जो आया है 470 आया है। अब एंट्री का डिफरेंस क्या आ रहा होगा बेटा, अब एंट्री का डिफरेंस क्या आ रहा होगा मुझे बताओ, अब एंट्री का डिफरेंस क्या आ रहा होगा, सर एंट्री का डिफरेंस होगा आपके पास 500 वर्सेस 470, 30 से प्लस करना है, 30 से प्लस करना है, क्रेडिट साइड को प्लस करना है, तो कर दो ना प्लस, 30 से प्लस कर दिया तो 130 हो गए बेटा रिजर्व, 130 हो गए रिजर्व्स, कितने हो गए 130 हो गए बेटा। बात समझने की कोशिश करो, बात समझने की कोशिश करो बेटा, ये कैसे वर्किंग हो रही है। परचेज सिखा रहा हूं मर्जर सिखा रहा हूं, सर मर्जर सिखा रहे हो। नेचर ऑफ मर्जर में क्या होगा, सर मर्जर में ना आपने ये बताया कि मर्जर में सब आएगा, बुक वैल्यू पे आएगा, रिजर्व्स भी आएंगे, और एंट्री का डिफरेंस रिजर्व्स में ही आइडिया लेस होगा, एंट्री का डिफरेंस रिजर्व्स में ही आइडिया लेस होगा। ये बात समझने की मेरी कोशिश करो बेटा, ये बात मेरी समझने की कोशिश करो, क्या ये बात क्लियर हुई। यस सर, पर सर हमने ना रिजर्व्स में पढ़ा है कि रिजर्व्स ना रेवेन्यू रिजर्व भी होते हैं, कैपिटल रिजर्व भी होते हैं, तो वहां पर कैसे होगा। लो बेटा, लो बेटा, इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं, इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं कि रिजर्व्स आपके पास दो प्रकार के होते हैं, तो उससे लेके भी बात कर ली, क्योंकि यहाँ पे भी AS14 इस बारे में बोलता है। तो बेटा वैसा ही एग्जांपल ले लिया मैंने, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, रिजर्व्स दो है, रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है और क्रेडिटर्स भी है बेटा। हाँ जी विनायक बेटा आराम से चलेगा, भी मैंने कोई फिक्स नहीं करी, फिक्स नहीं करी, आपके पास आराम से चलेगा, हम लोग आराम से बेटा अमेलगमेशन को एंड टू एंड करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। मेरा एज अ टीचर पर्पस कि आपको अच्छे से कराना, ना कि ये कि आपके पास फिक्स अभी समय है, ये चैप्टर अच्छा है, बड़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कभी दिक्कत नहीं खाओगे बेटा। अब केस 1 में 570, केस 2 में बेटा 480 है। चलो बेटा एंट्री डालनी शुरू करते हैं। फिक्स एसेट्स 700, करंट एसेट्स 300, टू क्रेडिटर्स 400, टू रेवेन्यू रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, टू बिजनेस परचेज, वो पता है 570 है। अब ये दोनों रिजर्व्स का बैलेंस है बेटा, रेवेन्यू रिजर्व का कितना है 60, कैपिटल रिजर्व का बेटा 40, रेवेन्यू रिजर्व का है 60, कैपिटल रिजर्व का है 40। अब हमारा डिफरेंस कितना होगा, पहले तो ये बताओ एंट्री का,
सर डिफरेंस होगा शेयर कैपिटल वर्सेस परचेज कंसिडरेशन। तो शेयर कैपिटल है 500, परचेज कंसिडरेशन है आपकी 570, तो डिफरेंस वुड बी 70, डिफरेंस होगा 70 का। तो सर 70 का डिफरेंस कैसे होगा? अब यहां पे हमें रिजर्व्स में बेटा माइनस करना है ना, माइनस करना है ना। तो स्टैंडर्ड हमें पता है क्या बोलता है, कहता है पहले रेवेन्यू रिजर्व्स को एडजस्ट करो। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब है जनरल रिजर्व, पीएनएल, वो होते हैं। कैपिटल रिजर्व है नॉर्मल कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो गए कैपिटल रिजर्व। तो आपके पास पहले कहता है, पहले किसको यूज करना है, रेवेन्यू रिजर्व्स को। अगर वो खत्म हो गए तो जाना बेटा कैपिटल रिजर्व पे, पहले इसको फिर इस पे। तो बेटा यहां पर पहले 60 का डिफरेंस यहां से एडजस्ट करा तो नील आ गया, फिर 10 का डिफरेंस इससे एडजस्ट करा तो ये 30 आ गया। ये लो एंट्री बन गई। तो मैंने क्या बोला, पहले किसके साथ एडजस्ट करेंगे? सर पहले एडजस्ट करेंगे रेवेन्यू रिजर्व के साथ और फिर एडजस्ट करेंगे बेटा कैपिटल रिजर्व के साथ। पहले रेवेन्यू रिजर्व के साथ और फिर कैपिटल रिजर्व के साथ। ओके सर। फिर फिक्स एसेट्स 700, करंट एसेट्स 300, टू क्रेडिटर्स 400, टू रेवेन्यू रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, टू बिजनेस परचेज 480। तो बेटा यहां पर अब समझे, यहां पर अब समझे, ये हमारा कितना कितना था सर 60 और ये था 40। अब बेटा डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा बेटा, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा बेटा हमारे पास, डिफरेंस आएगा 500 वर्सेस 480। सर 20 का बढ़ाना है कि कम करना है? सर बढ़ाना है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, इंक्रीज करना है। अगर आप 60-40 को क्रेडिट में डाल देंगे तो 20 से शॉर्ट पड़ रही है, तो रिजर्व को ही बढ़ा दो, और इसमें हम रेवेन्यू रिजर्व को ही बढ़ा देते हैं बेटा। तो 80 आ गया ये, और ये 40 ही है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी हर्षु बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सारे चैप्टर कराऊंगा यार, आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग मेरे साथ बस चलते चलो। आपके पास यहां पे मैंने क्या बोला, अभी एडजस्टमेंट की बात करी। देखो अगर ऐड करना है तो रेवेन्यू रिजर्व में ऐड कर दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम की बात पता है क्या है, जब माइनस करना है, जब माइनस करना है तो किसको पहले यूज करें? तो हमारे पास स्टैंडर्ड ने बोला है पहले रेवेन्यू रिजर्व को यूज करो फिर कैपिटल रिजर्व को यूज करो, पहले रेवेन्यू रिजर्व को यूज करो फिर कैपिटल रिजर्व को यूज करो। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब एक और मेरे साथ बात सुनेंगे समझेंगे। एक और प्रकार का रिजर्व होता है बेटा जो इस चैप्टर में आपके लिए पहली बार आ रहा है, और किसी चैप्टर्स में कभी सुनने को नहीं मिलता, और किसी चैप्टर्स में बेटा सुनने को नहीं मिलता। और वो ऐतिहासिक रिजर्व का नाम है बेटा आपके पास, वो ऐतिहासिक रिजर्व का नाम है स्टैट्यूटरी रिजर्व। सर ये कौन से रिजर्व्स है, ये कौन से रिजर्व्स है बेटा? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व्स है जो किसी कानून के अंदर बोले हुए हैं बनाने को, जो किसी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जो किसी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखने हैं। लाइक अभी एग्जांपल लिखे होंगे सारे नोट्स में बताता हूं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, जो इनकम टैक्स एक्ट हो सकता है, कस्टम एक्ट हो सकता है। इंडिया में इतने कानून है बेटा, उन कानूनों के अंदर ये लिखा है कि आपको अपनी किताबों में कुछ समय के लिए इस रिजर्व में अमाउंट ब्लॉक करके रखना है, 5 साल 10 साल, ठीक है। वो हो गए लीगल रिजर्व विच आर नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व। वो हो गए आपके पास बेटा स्टैट्यूटरी रिजर्व, जिन्हें रखना ही रखना है, जो मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी है बेटा। अभी आपके पास दिखाता हूं, मैंने यहां पर लिखा है बेटा लास्ट में, आपके पास स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व्स है जो रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं बैलेंस शीट में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूट, लाइक इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट। एग्जांपल्स कुछ, और जो रिजर्व आप लाइफ में पहली बार सुन रहे हो ना, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गए। एक बार के लिए आपने रिजर्व्स का नाम बहुत कम सुना होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व,
एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व। ये रिजर्व्स आपके पास कहाँ आएंगे बेटा? ये रिजर्व से स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये रिजर्व से स्टैट्यूटरी रिजर्व, जिनको आपके पास क्या है, मेंटेन करना है काफी सालों के लिए। अब बेटा हमारे पास जो मर्जर का केस है, आपने सर कहा मर्जर के केस में रिजर्व्स आएंगे, तो रिजर्व्स में तो बेटा रेवेन्यू भी है, कैपिटल भी है, और एक अब मैंने तीसरा भी डाल दिया स्टैट्यूटरी रिजर्व भी है। तो क्या सर अब ये केस समझ आ गया तो लाइव झिंगा लाला, ये केस समझ आ गया तो लाइव झिंगा लाला बेटा, बिल्कुल आपके पास मजे वाली बात हो जाएगी। बात समझिए मेरी। अब मेरी बैलेंस शीट में वैसे ही बैलेंस शीट दिख रही है, अगर ये तीनों सारे केस क्लियर हो गए ना, आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं आनी, ऑनेस्टली बता बेटा। ये आपके पास है फिक्स एसेट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व है तीनों, रेवेन्यू, कैपिटल, स्टैट्यूटरी और क्रेडिटर भी है। अब हमारी एंट्री कैसे डल रही होगी? सर फिक्स एसेट्स आ रहे होंगे 700 के, करंट एसेट्स आ रहे होंगे 300 से, टू क्रेडिटर्स आ रहे होंगे 400, टू रेवेन्यू रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, टू बिजनेस परचेज 580। और ये तीनों रिजर्व्स कितने कितने अमाउंट के बेटा? 40, 35, 25, 40, 35, 25। बात समझिए। अब डिफरेंस कितना होगा एंट्री में? डिफरेंस कितना होगा सर? डिफरेंस होगा, हम आसानी से निकाल देंगे सर, हम सीए वाले बच्चे हैं। 500 वर्सेस 580, शेयर कैपिटल वर्सेस कितना देने की बात हुई है, तो डिफरेंस कितना होगा सर? 80 का होगा। डिफरेंस कितना होगा? 80 का होगा बेटा। 500 वर्सेस 580, 80 का डिफरेंस होगा। 80 से क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड 80 से ज्यादा है बेटा, तो हमें 80 के माइनस करने पड़ेंगे रिजर्व्स। तो पहले किसको करेंगे सर? पहले हम माइनस करेंगे रेवेन्यू रिजर्व को, तो ये बना 0। फिर हम करेंगे कैपिटल रिजर्व को, ये भी बन गया 0। अभी भी 5 का डिफरेंस बचा, अभी भी 5 का डिफरेंस बचा बेटा। तो ये 5 का डिफरेंस क्या स्टैट्यूटरी रिजर्व से करेंगे बेटा? स्टैट्यूटरी रिजर्व में कोई बदलाव नहीं होगा, वो एज इट इज 25 आएगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो लीगल रिक्वायरमेंट है। तो आप बाकी डिफरेंस रेवेन्यू रिजर्व के नाम का डेबिट करके छोड़ देंगे 5 का, आप बाकी बैलेंसिंग फिगर यहां डेबिट करके बेटा छोड़ देंगे, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो आपके पास चेंज नहीं हो सकता, वो लीगल रिक्वायरमेंट है, वो कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते। आप डेबिट करके छोड़ दीजिए, आप डेबिट करके छोड़ दीजिए अपने पास रेवेन्यू रिजर्व। बात समझने की कोशिश करें बेटा, पहले यहां तक बताओ समझ आया है? तो क्या सिखाया बेटा? मर्जर में क्या रिजर्व्स आएंगे उठ के? बताएं फटाफट, मर्जर में क्या रिजर्व्स उठ के आएंगे? यस सर, रेवेन्यू भी, कैपिटल भी और स्टैट्यूटरी भी। अगर एंट्री में डिफरेंस आएगा तो किस में एडजस्टमेंट करोगे? सर एंट्री में डिफरेंस आएगा तो रिजर्व्स में एडजस्टमेंट करेंगे। पहले किस में? रेवेन्यू में। वो खत्म हो गया तो कैपिटल में। पर स्टैट्यूटरी को हम टच नहीं करेंगे, स्टैट्यूटरी को हम चेंज नहीं करेंगे। और डेबिट करना है फिर तो वो रेवेन्यू रिजर्व आ ही जाएगा, अगर डेबिट करना पड़ेगा तो वो रेवेन्यू रिजर्व आ ही जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बात समझने की कोशिश करें, स्टैट्यूटरी रिजर्व को चेंज नहीं करते। पर सर आप हमें एक छोटी सी चीज बताइए बेटा, मुझे ये बताएं, ये आपके पास मर्जर में रिजर्व्स उठ के आ रहे थे और इसकी एडजस्टमेंट पहली है, फर्स्ट रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड है कैपिटल रिजर्व, और यहां पे नो चेंज इन स्टैट्यूटरी रिजर्व, कोई चेंज स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में नहीं होगा, कोई चेंज स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में नहीं होगा। अच्छा जी सर, क्या परचेज में रिजर्व्स उठ के आते हैं? क्या नेचर ऑफ परचेज में रिजर्व्स उठ के आते हैं? फटाफट से जवाब देंगे मेरी बात का, अगर आप मेरे इस पॉइंट को समझे अभी तक। क्या परचेज में कहीं रिजर्व्स उठ के आ रहे थे? सर नहीं आ रहे थे, आपने इतना बड़ा बड़ा लिखा था, रिजर्व्स उठ के नहीं आते हैं बेटा।
नेचर ऑफ परचेज में रिजर्व्स उठ के नहीं आते, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज आ रहे हैं। और डिफरेंस भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, डिफरेंस भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाता है, रिजर्व्स नहीं आते हैं। पर सर आपने अभी बोला कि एक स्टैट्यूटरी रिजर्व से जो लेके आने, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम कानून की रिक्वायरमेंट को नेचर ऑफ परचेज में फुलफिल नहीं करेंगे? क्योंकि मर्जर में तो वो उठ के आ गए, मर्जर में तो जब आपने टू रिजर्व्स डाले तो उसके अंदर स्टैट्यूटरी भी आ गई, तो क्या यहाँ पे कानूनी रिक्वायरमेंट परचेज में नहीं होगी? होगी बेटा, होगी। अब समझो आपके पास वो कैसे होगी। एक अंतिम एंट्री है बेटा, अभी सारी एंट्री सिखानी है, उसमें पहले ही आ रही है अंतिम एंट्री सिखा रहा हूं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पुरानी कंपनी की और सिर्फ किस मेथड में? परचेज मेथड में। क्योंकि बेटा मर्जर में तो उठ के आ ही गए, परचेज में ही तो अलग से लेके आने हैं, मर्जर में तो वो आ ही चुके हैं, मर्जर में तो वो आ ही चुके थे पहले ही, नेचर ऑफ परचेज में लेके आने हैं ना, तो उसके लिए ये नोशनल एंट्री डाल दी। ये एंट्री है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। मान लीजिए रिजर्व है 100 का, तो आप इसे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अब इसे बैलेंस शीट में पता है कैसे दिखाएंगे? ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बेटा, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाएंगे, वहां लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व 100, जो क्रेडिट किया बेटा कहां दिखता है? रिजर्व सरप्लस में दिखेगा ना। और जो डेबिट किया उसे एसेट साइड पे नहीं दिखा रहे, इसको इसको भी यहीं पे माइनस करके दिखा दिया। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व -100, तो इफेक्ट बेटा नील ही हो गया। ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए है, दिखाने के लिए है बेटा, दिखाने के लिए है, सिर्फ सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। किस केस में? परचेज में। सर नेचर ऑफ मर्जर में आ तो गया, रे बाबा आ तो गया, बताया ना, वहां तो आ ही चुका है बेटा। नेचर ऑफ मर्जर में तो उस एंट्री में ही आ गया था, जब टू रिजर्व्स लिखे थे, सारे आ तो गए थे, तो वहां अलग से क्यों लाना? नेचर ऑफ परचेज में क्योंकि नहीं आता, कोई भी रिजर्व नहीं आता, पर स्टैट्यूटरी तो आएगा ना, वो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसे दिखाना है किताबों में, तो उसके लिए एक नोशनल एंट्री डालते हैं। ये ऐसी एंट्री को पता है क्या बोलते हैं? नोशनल एंट्री। दिखाने के लिए होती है, सिर्फ किताबों में प्रेजेंट करने के लिए होती है, तो उसके लिए एंट्री दिखाई जाती है, तो इसे प्लस माइनस करके वहीं दिखा देते हैं। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। और एक आपके पास बेटा, जब वेंडर को पेमेंट करते हो, जब वेंडर को पेमेंट करते हो, जो वेंडर को डेबिट किया था पहली एंट्री में, वेंडर को आपने क्रेडिट किया था पहली एंट्री में, उसे पेमेंट भी तो करोगे। क्या क्या दोगे भाई? जो भी चीजें दी जा रही है उसको, सब कुछ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, सिक्योरिटी में बैंक डिस्काउंट आ रहा है। डिस्काउंट बेटा शेयर्स पे नहीं आ सकता, पर डिबेंचर्स पे आ सकता है। और ये किसको दिया जा रहा है? इक्विटी वालों को और प्रेफरेंस वालों को, जो भी मालिकों को दिया जा रहा है। परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज, जो आपने कल टेबल हमने बनाया था, डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन, वो क्या क्या दिया जा रहा है वो आपके पास आ गया। पर एक चीज वैसे पूछ रहा हूं बेटा, एक चीज वैसे पूछ रहा हूं, जवाब देंगे क्या? डिबेंचर्स और बैंक वगैरह, वैसे पूछ रहा हूं, क्या नेचर ऑफ मर्जर में आ रहे होंगे? अगर नेचर ऑफ मर्जर हो रहा होगा तो क्या डिबेंचर्स हम दे सकते हैं? क्या पेमेंट कैश में कर सकते हैं? क्या पेमेंट कैश में कर सकते हैं? आपको बताएंगे फटाफट से। अगर नेचर ऑफ मर्जर होगा बेटा, मर्जर की कंडीशंस में क्या था? सब कुछ आ रहा है, बुक वैल्यू पे आ रहा है, और कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ इक्विटी शेयर्स दे रहे बेटा, तो उस केस में डिबेंचर्स अगर आप दे रहे हो ना इक्विटी वालों को, तो वो नेचर ऑफ मर्जर नहीं रहा। मतलब मर्जर अगर हो रहा होता है ना, नेचर ऑफ मर्जर होता है, तो उसमें जनरली टू डिबेंचर्स टू बैंक नहीं आ रहा होता, फिर वो नेचर ऑफ परचेज में हो रहा होता है। हाँ फ्रैक्शनल के लिए तो आ सकता है बेटा, मैंने बताया था फ्रैक्शनल के लिए आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज आई। और एक आज की अंतिम एंट्री सीख लेते हैं, आज की एक अंतिम एंट्री सिखा देता हूं। ठीक है, बाकी एंट्रीज हम कल करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा। डिबेंचर जो होते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर, उन्हें अपने पास हम अपने डिबेंचर दे रहे होते हैं। ये क्या हुआ सर? बेटा मुझे बताएंगे, जब पुरानी कंपनी की लायबिलिटीज आ रही होगी, ये लायबिलिटीज और ये लायबिलिटीज, तो क्या इसमें
आपके पास डिबेंचर्स भी होंगे पुरानी कंपनी के, मतलब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को खरीदा, तो जब वाई लिमिटेड की सारी लायबिलिटीज उठ के आई तो उसमें डिबेंचर्स भी आ रहे होंगे। यस सर, डिबेंचर्स भी तो आ रहे होंगे, डिबेंचर्स भी तो आ रहे होंगे, उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो अब उनके पास जो डिबेंचर्स पड़े हैं ना, उनपे पुरानी कंपनी का नाम लिखा है, वाई लिमिटेड का नाम लिखा है। एक्स लिमिटेड अपने नाम के डिबेंचर बॉन्ड देंगे उन डिबेंचर होल्डर्स को, अपने डिबेंचर देगी, क्वेश्चन बोलेगा हमेशा। तो पुरानी कंपनी के जो डिबेंचर्स होंगे जिन्हें हमने एंट्री 2 में बेटा क्रेडिट किया हुआ होगा, आपके पास सारी लायबिलिटीज के अंदर डिबेंचर ऑफ ओल्ड कंपनी, उनको अब हम अपने डिबेंचर्स दे रहे होंगे। अब वो प्रीमियम पे दे रहे तो टू प्रीमियम आ गया, डिस्काउंट पे होगा तो बेटा डिस्काउंट आ जाएगा। इन्हें हम अपने डिबेंचर्स देंगे ना, इन्हें हम अपने डिबेंचर्स देंगे। तो पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को जब अपने डिबेंचर्स देंगे तो वो एंट्री एक आ जाएगी, और वो प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे वो क्वेश्चन बताएगा, उसको लेके अलग अलग से केस कराऊंगा, डोंट वरी, उसको लेके अलग अलग से केस कराऊंगा। पहले तो मुझे यहां तक बताएं, क्या जितना आपको सिखाया क्या वो चीज समझ आई? आगे की एंट्रीज बेटा बाद में, क्योंकि मेन मुद्दे की बात बेटा परचेजिंग कंपनी की किताबों में यही है। अगर ये सीख गए ना कि नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है, आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूं बेटा, ऑनेस्टली ये चीज बता रहा हूं, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तब तक नहीं कर सकते जब तक ये क्लैरिटी ही ना हो। तभी मेरे लिए अभी क्या है, आसान आराम से चलना बेटा बहुत जरूरी है, जल्दबाजी करने का काम नहीं है। इस वाले चीज को लगता है डेढ़ एक लेक्चर, नॉर्मल क्लास में भी लगता है, क्योंकि अगर बच्चों को यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं क्वेश्चंस क्या करा दूंगा भाई, यही नहीं पता मर्जर है कि परचेज है, रिजर्व्स आने हैं कि नहीं आने, एडजस्टमेंट किस में होनी है, गुडविल कैपिटल अब कब आएगा, अगर यही चीजें नहीं पता बेटा तो हमें दिक्कत आनी है। उसके लिए एंट्री नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने अलग अलग केसेस लेके आपको समझाया। बेटा रिजर्व में अगर रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व दोनों हैं तो उस केस में मैंने बस ये बोला है, अगर आपने माइनस करना है, एडजस्टमेंट में माइनस करना है, तो पहले रेवेन्यू रिजर्व से माइनस करो, फिर कैपिटल रिजर्व से माइनस करो। पर स्टैट्यूटरी रिजर्व को छेड़ भी नहीं सकते, वो एज इट इज रहेगा। बस ये बात बताइए बेटा। फर्स्ट एंट्री एक नोशनल एंट्री है, ये दोनों अकाउंट डेबिट क्रेडिट करे हैं, वो आगे जाके रिवर्स हो रही है। बिजनेस परचेज को जो डेबिट किया है वो यहां क्रेडिट होके बेटा खत्म हो गया, देखो। और जो वेंडर अकाउंट, लिक्विडेटर अकाउंट है, ये यहां पे डेबिट होके खत्म हो गया। ये तो एक नोशनल एंट्री है जो आगे अगली सेकंड और थर्ड में रिवर्स होके खत्म हो गया। वो सिर्फ परचेज कंसिडरेशन के साथ एंट्री डालने के लिए है, वो सिर्फ परचेज कंसिडरेशन के साथ दिखाने के लिए एंट्री थी। बात समझिए बेटा, वो एक सिर्फ किताबों में दिखाने के लिए है। हाँ जी, क्या यहां तक बात समझ आई? आज हमने क्या सीखा, किताबें परचेजिंग कंपनी की, और उसमें मर्जर होता है कि परचेज, और उसका फर्क देखा उसमें क्या आता है जब एंट्रीज आपके पास आती है। हाँ जी हर्षु बेटा, वो जो एएस के नोट्स है ना बेटा, वो वहां पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो आप जब डाउनलोड करते हो तो विदाउट एनोटेशन आपके पास, आप नोट्स को डाउनलोड कर तो सकते हो बेटा, वहां हर लेक्चर में होते तो है जो मैं अपलोड करता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी अच्छा बेटा, एक मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बार बार से मेरे से सारे बच्चे अलग तरीके से पूछ रहे, अलग अलग सेशंस में, अलग सेशन में पूछ रहे कि सर हमारे पेपर ना नवंबर में है या दिसंबर में, एक तो हमें थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी चाहिए, और दूसरा हम आज जुलाई के आखिरी महीने में आ चुके हैं, जुलाई का लास्ट वीक चल रहा है बेटा, कुछ ही दिन पड़े हैं। तो उस केस के अंदर हमारे जो 3 महीने अगले बचे, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, वो आपके पास, हम उसमें कैसे तैयारी करें, थोड़ा सा हमें उसमें आप गाइड करिए। और ये मेरे से बच्चे अलग अलग सेशंस में बार बार पूछ रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर लास्ट 3 मंथ्स में। तो बच्चों को ये सवाल बार बार अटक रहा है, ये बच्चों को आपके पास बार बार अटक रहा है। हाँ जी, तो हम इसको अपने पास कैसे अपने पास करें तैयारी लास्ट 3 महीने में? क्या आप सभी को भी ये अपने पास प्रॉब्लम आ रही है? फटाफट बताओ, क्योंकि मैं इसका समाधान लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए अभी। क्या आप सभी बच्चों को भी ये दिक्कत आ रही है? फटाफट से बताएंगे बेटा।
क्या थोड़ी सी हमें सर गाइडेंस मिल जाती, इसको कैसे करें, चाहे बेटा सिंगल ग्रुप है चाहे बेटा दोनों ग्रुप से। ठीक है, होता क्या है, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बोलूं, एक हमारे सामने एक अगर प्लान बन जाता है ना तो हमेशा बेटर रहता है। और दूसरा, अगर हमें कोई ये बता दे कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको कैसे पढ़ना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें कैसे पढ़ना है, क्या अहम चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो वो सारी चीजों के लिए बेटा मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, कल की डेट में, आज है 27 जुलाई, 28 जुलाई की डेट में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं। एक मैं आप लोगों के लिए बेटा स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं, जो कि आप अगर मुझे अपने पास नीचे लिंक दिया हुआ है बेटा, मुझे अगर आप फॉलो कर लेंगे तो वो स्पेशल क्लास का आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं उसका बेसिकली स्पेशल क्लास का टाइम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, आई एम जस्ट फाइनलाइजिंग द टाइम, वो रात तक हो जाएगा। अगर वो फाइनल हो जाता है तो मैं उसको इमीडिएटली शेड्यूल कर दूंगा, और मैं कल आप लोगों के साथ स्पेशल क्लास में उस बारे में बातचीत करने वाला हूं डिटेल में। सो आई विल एक्सपेक्ट एवरीवन कि आप अपने पास जो है मेरे साथ उस स्पेशल क्लास में बेटा जुड़ना, और आप मुझे अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, वरना मैं अपने पास यूट्यूब वगैरह पे भी जो है उसका पोस्टर वगैरह जो भी होगा वो एक बार के लिए डलवा दूंगा कह के, ताकि आप लोग उस सेशन में आ जाएं। और आप लोग मेरे साथ आपकी जो अलग और भी कोई दिक्कतें वगैरह है और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें खुल के, ताकि हम अपने पास बेटर तरीके से तैयारी कर सके। सिंगल ग्रुप वालों को कितना टाइम देना चाहिए, दोनों ग्रुप वालों को कितना टाइम देना चाहिए, आपके पास वो सारी चीजों को लेके मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट 3 मंथ्स में हमें कैसे तैयारी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चे मेरे साथ उस क्लास में जुड़ेंगे, और मैं किसी तरीके से आप लोगों की उसमें आपके पास जो आपके लिए बेटरमेंट के लिए आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊंगा, आप लोगों को कुछ गाइड कर पाऊंगा, जितना मैं आज तक फॉलो करा था अपने टाइम पे, या मैं बच्चों को जो पिछले इतने सालों से बताते जा रहा हूँ, जो बच्चे फॉलो करते हैं उस प्लान को या उन चीजों को, तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स एक अलग लेवल तक बेटा आते हैं। ठीक है ना, तो हमें वो सारी चीजों को लेके बेटा बात करनी है। सर प्लीज सेंड योर नोट्स लिंक, बेटा अमेलगमेशन के अलग से कोई नोट्स नहीं है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके पास स्टडी मटेरियल के करा रहा हूँ, वो अगर मैं अपने पास स्पेशल क्लास वगैरह में लेता हूँ तो वहां से इजिली हो जाता है आपके पास, यहाँ अलग से नहीं है। ठीक है बात, यहाँ आप अपने पास मॉड्यूल से करेंगे हो जाएगा, या आप दूसरी आपके पास जो है चीज थैंक यू यशी बेटा, दूसरी आपके पास चीज है, जब मैं नोट्स दिखा रहा हूं तो आप अपने पास फोटो वगैरह बेटा क्लिक कर लीजिए, तो आप अपने पास रख लीजिए। जो मेरे एएस के नोट्स ग्रुप 1 के होते हैं सुबह वाले, वो मैं दे रहा हूं बच्चों को, ये वाले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट है प्लस आपको साथ के साथ बस क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो आपके स्टडी मैट के ये दिखते रहेंगे। ठीक है, तो इसके अमेलगमेशन के अलग से नहीं मिलेंगे, अगर कल को स्पेशल क्लास में या प्लस बैच में होगा तो वहां मिल जाएंगे, स्पेशल क्लास में तो मिल ही जाते बेटा आपको। ठीक है, हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है बेटा, किसी ने कुछ पूछना है बेटा तो पूछ सकता है, वरना हम अपने पास आज के सेशन को तो यहीं पे बेटा खत्म करेंगे, आज के सेशन को बेटा यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग। किसी ने अगर कोई आइडिया है कुछ पूछना चाहता है तो वो बच्चा मेरे से पूछ सकता है। ठीक है जी, एनी स्टूडेंट एनीथिंग दे वांट टू आस्क, सो जस्ट प्लीज आस्क बेटा, एल्स हम अपने पास आज के सेशन को खत्म करते हैं। यस बेटा, तो नमस्कार मेरी तरफ से सारे मेरे दोस्तों को, आज का सेशन हम बेटा यहीं पे समाप्त करेंगे। आप अपना ध्यान रखें, और कल फिर से हम अपने पास शाम को मिलेंगे 7:30 बजे अमेलगमेशन के चैप्टर को लेके, और एक मेरी स्पेशल क्लास अलग से चलती है वैसे 5:30 से 6:30, जो एएस को लेके ग्रुप 2 के, आप उसमें भी आ सकते हैं। पर कल शायद हो सकता है, जैसे मैंने कहा ये वाली स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए शेड्यूल करनी है, हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 3 मंथ्स वाली, तो वो वाली स्पेशल क्लास में कोई बदलाव हो सकता है कि आ जाए, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन बेटा आ जाती है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम आज के सेशन को बेटा यहीं पे खत्म करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।